उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। शाबाश, योर अटेंशन। बेटे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक वर्ड लिखा है इस टर्म में, इंडेक्स। और आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपियां देखी होंगी, उसके फ्रंट पे लिखा होता है इंडेक्स। कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन से पेज नंबर पर स्टैंड करता है। यानी ये इंडेक्स वर्ड वहां लगता है जहां पर ये मैग्नीट्यूड का लेवल बताता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तब हम कहेंगे रिफ्रैक्शन प्रोसेस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्जर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोसेस रिफ्रैक्शन। पहली बात। दो चार बातें मैं पूछ बता दूंगा, दो फिर आपसे पूछूंगा। दूसरा लर्निंग पॉइंट है, चाहे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकालना हो, दोनों ही यूनिटलेस होते हैं। यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होता बच्चे। न्यूमरल में मेंशन होते हैं 1.3, 2.1, 1.7, लाइक दिस, ठीक है। और जब टीचर ऐसे लिखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसका मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में आ गई। इसका मतलब है लाइट डेंसर से रेयरर में आ गई। और एक बात बताना चाहूंगा, इसको लिखने का एक और सिंबल भी प्रचलित है, ऐसे डेंसर बाद में आर, डी आर, रेयरर से डेंसर में गई लाइट। और इसको भी लिख सकते हैं ऐसे आर डी, यानी डेंसर से रेयरर में लाइट गई। और याद रहे एन सिंबल से भी हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल एन से। ओके, ये मैंने आपको अभी तक बताया। अब मैं अपने बच्चों से पूछता हूं जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है। मैंने यहां पर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। कौन बच्चा आप में से बताएगा इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से किसी एक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1, और क्यों होती है। लॉजिक से आंसर देना, तुक्के से। अगर वाई आपको पता है तो बोलो, शाबाश। क्योंकि अदरवाइज आप कोई बच्चा ये कह देगा तो नेचुरली मैं गलत कहूंगा तो ये ठीक ही हो गया, ये कह देगा तो ये ठीक हो गया। कोई एक इन दोनों में से ग्रेटर देन 1 होता है, और क्यों होता है। एनीबॉडी, शाबाश, शाबाश बच्चे। छोटा सा सवाल है, देखो। ब्राइट बच्चे बोले इसका मतलब है आपको क्लास टीचर का लेक्चर और ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। तो फिर मैं बताता हूँ, शाबाश, योर अटेंशन। देखो बेटा, आप इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपको दो बातें क्लियर नहीं है। एक तो म्यू का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और एक आपको ये नहीं क्लियर क्या कि रेयरल मीडियम का मीनिंग क्या होता है, डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले, ये दोनों के दोनों मीडियम ऑप्टिकल मीडियम होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लिसरीन, जैसे कि एक्रिलिक, जैसे कि बर्फ, जैसे कि कांच, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं। नो, ये अगर कंस्ट्रक्शन वाइज अलग अलग हैं तो ऑप्टिकली सेम भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्टिक्स के चैप्टर में रेयरर और डेंसर मीडियम लिखने का ये कतई मीनिंग नहीं है कि वो अलग अलग मीडियम है। इनका कुछ और मीनिंग है। ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं यहां पर केरोसिन ऑयल ले लिया और यहां ले लिया कस्टर्ड ऑयल।
और कैरोसिन ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, दोनों ले लिए सपोज करो, कैस्टर ऑयल। तो मैं क्या देखता हूं कि लाइट की वेलोसिटी जितनी इस मीडियम में है, लाइट की वेलोसिटी कैस्टर्ड ऑयल में, कैरोसिन ऑयल में, उतनी ही लाइट की वेलोसिटी कस्टर्ड ऑयल में। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट मैं फेक एग्जांपल, रियलिटी नहीं बोल रहा। मान लीजिए ये सेम है, सेम इफ, तो फिजिकली तो ये डिफरेंट मीडियम हो गए, क्योंकि कैरोसिन की नेचर और है, कैस्टर ऑयल की नेचर और है, उनका सोर्स भी अलग है प्रोडक्शन का। पर क्योंकि दोनों में लाइट की वेलोसिटी सेम है, तो ऑप्टिक्स की नजर से इनको सेम मीडियम बोला जाएगा, सेम मीडियम। ना किसी को रेयरर कहा जाएगा ना डेंसर कहा जाएगा। इसका मतलब है ऑप्टिक्स में रेयरर और डेंसर मीडियम इस बात पे डिसाइड होते हैं कि लाइट की वेलोसिटी उसमें कितनी है, ना कि उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मतलब ये हुआ कि अगर टीचर ये कहता है कि वाटर इज रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू ग्लास, वो डेंसर मीडियम, तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि लाइट की वेलोसिटी वाटर के अंदर रेयरर मीडियम में ज्यादा है और लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में यानी कांच में कम है। जिसमें वेलोसिटी कम होगी उसको आपने ऑप्टिकली डेंसर, गाढ़ा मीडियम बोलना है। लेकिन गाढ़े का मतलब ये मत ले लेना जो फिजिकली आप बोलते, आपने ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन देखनी है मीडियम की, ना कि उनकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन देखनी। तो इसका मतलब है कंफर्म्ड डेफिनेशन ये हुई, आउट ऑफ द टू मीडियम्स चोजन द डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच लाइट वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली लेस। दूसरी बात, दूसरी बात मेरे बच्चों को जो मेरे को लगता है जिसकी वजह से आप जवाब नहीं दे पाए, वो ये है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में अभी प्रॉब्लम है। मान लीजिए लाइट जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका माना जाता है? जिसमें लाइट बाद में आए उसका बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आई, विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इसका डेफिनेशन बता रहा है टीचर, डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में जहां से लाइट आई, यानी जहां पहले थी वो न्यूमरेटर रेयरर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, जिसमें लाइट बाद में एंटर करी वो डिनोमिनेटर बनेगा। इसका मतलब बच्चा कहता है सर फिर तो क्लियर ही है कि अगर आपने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, यानी ऐसे, देखो इधर रेयरर से डेंसर में गई, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, देखो डेंसर से रेयरर में, तो पहले कहां थी? डेंसर में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर, ऐसे लिखा जाएगा। अब टीचर के इस पॉइंट को याद करो कि रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है ऊपर वाले केस में न्यूमरेटर बड़ा है और डेंसर मीडियम में लेस होती है, डिनोमिनेटर छोटा है। गॉट इट? जब लार्जर चीज को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम आउट ग्रेटर देन 1, लार्जर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्मॉलर डिनोमिनेटर। इसका मतलब है मेरे बच्चों ने यहां पर मेरे को जवाब देना था, सर इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर ग्रेटर होता है 1 से। और इसका रीजन ये है बैक एंड पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही ये बनी हुई है, और इस डेफिनेशन के मुताबिक रेयरर के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसर के मुकाबले इस डिवीजन का आंसर आएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि लार्जर चीज को स्मॉलर से डिवाइड करने से आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। ऐसे आपको जवाब देना था 2 मार्क्स का पेपर में। क्वेश्चन क्या बन सकता था?
out of the two refractive medium which is greater than 1 and why? जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। फीडबैक बहुत जरूरी है बेटे, इसमें सुस्ती करोगे तो मेरे को बर्दाश्त नहीं। ये इसको बोलना जरा येलो वाले बच्चे को फर्स्ट ले, हाँ डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। शायद ऐसे छोटे छोटे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे आगे बढ़ना है। दूसरी बात बड़ी शाबाश, मैं आपके सामने एक डायाग्राम बना रहा हूं, ये रेयरर और ये डेंसर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना कोई बच्चा, क्या ये हमेशा ऐसा मुमकिन है कि लाइट जब मैं रेयरर से डेंसर में थ्रो करूं, रेयरर से डेंसर में लाइट का रे, तो वो अपनी डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगी? क्या टीचर सही बोल रहा है या गलत, आपने बताना है। फिर से सुनो, लाइट की रे, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मैं लाइट की रे को सोर्स रेयरर से डेंसर में थ्रो करने लगा हूं, और आपसे टीचर पूछ रहा है क्वेश्चन छोटा सा, क्या वो रे ऑफ लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ की डायरेक्शन चेंज कर लेगी जब इस एज से टकराएगी? इस एज का क्या नाम होता है बेटे? इस सेपरेशन लेयर का क्या नाम होता है जिसकी तरफ एक तरफ रेयरर और एक तरफ डेंसर? एनीबॉडी, इसका क्या नाम होता है? देखो, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए बेटे। आप इसको डिमार्केशन लेयर नहीं बोल सकते, आपको साइंटिफिक वर्ड यूज करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करने जो साइंटिस्टों ने फाइनल कर दी। शाबाश, कौन बच्चा मेरे को रिफ्रैक्शन का ही आंसर देगा कि सर आप यस या नो? मैं कि ये कह रहा हूं, लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को पक्का चेंज करेगी, चेंज हो जाएगी। बोलो टीचर सही कह रहा है या गलत? एनीबॉडी, एनीबॉडी बेटे, रिफ्रैक्शन को अगर जरा सा भी अंडरस्टैंड करा, मैं रिफ्रैक्शन का वाई नहीं पूछा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, व्हेन ए स्ट्रेट रे ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन is thrown, is projected from rarer to denser medium, its straight line path will vary its direction when it will strike here. यानी while entering in the denser medium, वो straight line path ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ से चेंज हो जाएगा। शाबाश, हमेशा। कौन सोचता है टीचर सही कह रहे? एनीबॉडी, एनीबॉडी? मेरे को समझ में नहीं आता। आप लोग देखो, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये इंसिडेंट रे आई, बट और ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन में क्यों जाती है रे ऑफ लाइट? एक वर्ड छोटी क्लासों में पढ़ा आपने, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन। और ये जिस जगह पर स्ट्राइक करती है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर टीचर अगर नॉर्मल ड्रा कर दे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये देखता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन लाइट थी ये इस रास्ते से जाती ही नहीं जो इसका ओरिजिनल था। ओरिजिनल को मैं पिंक कलर से डॉटेड कर दी, और बाद में देखा कि ये रेयर से डेंसर में जाते हुए नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये ग्रीन लाइन जो लगाई है टीचर ने, इसको नॉर्मल बोलते हैं, एनएल। तो ये जो लाइट जिस पे टीचर एरो लगा रखा है, इसको लगा रहा है रिफ्रैक्टेड रे बोले। तो देखो, स्ट्रेट लाइन पाथ अगर वही रहता तो पिंक की तरफ जाती, लेकिन टीचर ने इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर। अब ये जो प्रोसेस टीचर ने दिखाई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या ये हमेशा ट्रू है कि रे ऑफ लाइट इधर से इधर जाएगी तो अपना रास्ता चेंज करे? हमेशा ट्रू है या नहीं? यस या नो में जवाब देना विद लॉजिक। एनीबॉडी क्लास में? देखो कर दी ना गड़बड़।
बेटे किताबों में भी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंटर्स while entering in the denser medium it bends towards normal। ठीक है ये बात। और जितने एंगल से मुड़ती है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा। लेकिन साथ में उनको ये बात बोलनी चाहिए एक्सेप्ट व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो कैसे होगा, इस व्हाइट वाली टेढ़ी लाइन को ऐसे आने की बजाय येलो लाइन पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली गिरना पड़ेगा। यानी कि ग्रीन लाइन के अलोंग सोर्स ऑफ लाइट यहां होएगा। जब परपेंडिकुलरली गिरती है तो रेयरर और डेंसर मीडियम होने के बावजूद भी, याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो रेयरर और डेंसर मीडियम होने के बावजूद भी लाइट बिना रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट लाइन में चले जाती है। क्योंकि इंसिडेंट लाइट खुद ही नॉर्मल के अलोंग आ गई, तो इस व्हाइट लाइन को ग्रीन के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। तो लर्निंग पॉइंट ये हो गया, ध्यान से सुनना बेटे, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल कर लेगी, लेकिन साथ में एन एल नॉर्मल, ठीक है, एन एल आपने पेपर में पूरा लिखना है, लेकिन साथ में लिखना है एक्सेप्ट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंगल हो तो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ बेंड कर दो। अगली बात, अब मैं आपसे एंगल पूछने, कौन बच्चा मेरे को बताएगा, शाबाश ये बता देना कम से कम, वरना फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया, येलो कलर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, शाबाश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, कर दी ना गड़बड़, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, इसको ग्लांसिंग एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस। तो अगर आपको ये कमजोर है, आपको ये नहीं पता, तो क्या आपको नोट नहीं करना चाहिए बेटे, आपके सोचते हो आपको फाइनल एग्जाम तक याद रह जाएगा, नहीं बेटे, नेवर बिलीव दी मेमोरी, कभी भी चीटिंग कर देती है। और ये डेल्टा लिखा जो आप मैथ के 8 डिजिट की तरह इसकी शेप होती है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते, डेविएशन। अब ये टीचर ने कौन सी रिफ्रैक्शन दिखाई, दो टाइप्स में से एक दिखाई, रेयरर टू डेंसर जाते हुए, और दूसरी कौन सी हो सकती है, डेंसर से रेयरर में जाते हुए। अब इनके रिजल्ट्स क्या क्या आपने याद रखनी, ध्यान से सुनो, रिजल्ट्स यानी कि आप कह सकते हो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो टीचर बोलने लगा, ध्यान से सुन लेना। कौन से बेटे हैं, नंबर वन, नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री रहते हैं। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं, इन दी सेम प्लेन। प्लेन का क्या मतलब, इस वक्त जो डायग्राम बना रखी है दैट इज दी इन दी प्लेन ऑफ दी दिस ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से कोई लाइट बाहर को नहीं आ रही, कोई अंदर नहीं, उसी के अंदर समाई हुई है, यानी इन दी प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, सेम प्लेन। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर बाय डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये रेशो के बराबर है। चौथी बात आपने याद रखनी है कि इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और साइंटिस्ट ने हमें तरीका बता दिया, वो कहता आपको सिर्फ आई और आर की वैल्यू बताना चाहिए। हमने कहा सर आई हमारा रेयर मीडियम है, कहता ठीक है। हमने कहा सर आर डेंसर मीडियम में है, कहता ठीक है, बस
दोनों के साइन ले लो, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर। ये साइंटिस्ट का नाम जिसने ये फार्मूला दिया था उसका नाम था स्नेल, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। याद रहे, स्नेल्स लॉ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं बताओगे, डेफिनेशन इतनी ही है जितना येलो बॉक्स बनाया, लेकिन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर निकलेगा। और ये यूनिटलेस क्यों होता है, देखो बेटे, वेलोसिटी की यूनिट ऊपर क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स हो जाएंगी तो कट जाएंगी, तो नेचुरली ये यूनिटलेस हुआ। क्योंकि डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एरर है, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 भी हुआ। और अगली बात, फोर्थ लर्निंग पॉइंट। फोर्थ लर्निंग पॉइंट क्या है बेटे, हमेशा याद रखना है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम के बराबर होता है। क्यों होता है, ध्यान से सुनो, मैं फिगर में वापस जा रहा हूं। सभी बच्चे देखो, जिस जगह पर टीचर ये व्हाइट एंगल को मेंशन कर रहे हैं, व्हाइट एंगल को इधर, और उधर भी व्हाइट एंगल को मेंशन कर रहे हैं, क्या ये दोनों व्हाइट एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं है? बच्चा कहेगा हाँ सर है, दो लाइनें ऐसे कट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और यहां पर वर्टिकली अपोजिट में अकेला एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर ये व्हाइट एंगल बनाने के लिए ग्रीन और येलो वाले एंगल को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये याद रखना। तो इस फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपको बेटे इतने पॉइंट याद रखने। शाबाश। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग था तो आपको लिख लेना चाहिए। इस तरह से आपको ये 4-5 लॉज रिफ्रैक्शन के पता होने चाहिए। एक और खास बात, योर अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी तक टीचर ने इस म्यू के सिंबल को ग्रीक लेटर, इसको म्यू बोलते हैं तो पता ही होगा ना ग्रीक लैंग्वेज, इस म्यू के सिंबल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। लेकिन इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोल के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट वर्ड लगा दिया टीचर ने, लेकिन कब, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि रेयरर मीडियम हमेशा ही वैक्यूम होगा या फिर एयर भी हो सकता, यानी लाइट अगर हवा में से कांच में आएगी ना तो वो बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हवा में से पानी में आएगी या वैक्यूम में से पानी में आएगी, वैक्यूम में है जहां हवा भी ना हो, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोल देते हैं, फ्री स्पेस। वैक्यूम से पानी में आएगी तो बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। गॉट इट बेटे? और एक बात और, अगर यहां पर एयर और वैक्यूम नहीं है, जैसे पानी से कांच में आए, पानी से कांच में, तो कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाना। तो पानी से कांच में आए तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गॉट इट? तो आपको पता लग गया होगा एब्सोल्यूट कहां लगता है, यानी कोई भी मीडियम हो सकता है नीचे। और आपको पता है रेयरर वैक्यूम के मुकाबले तो कोई भी मीडियम डेंसर ही होगा, चाहे वो पानी ले लो वैक्यूम के मुकाबले, चाहे वो कांच ले लो, चाहे प्लास्टिक ले लो, चाहे एक्रिलिक ले लो, चाहे ग्लिसरीन ले लो, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो। तो याद रखना है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो हमेशा ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। वैसे तो टीचर ने पक्का रूल ही बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज कह रहा है टीचर। ठीक है? अगर मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट होता
तो मेरे टीचर ने इतने सारे पॉइंट एक ही रिफ्लेक्शन के बताए होते, तो या तो मैंने फटाफट से नोट कर लिए होते, या मैंने वो पॉइंट जरूर लिखे होते जो मेरे को पहले ना पता होते हैं, या फिर मैं जब घर में जाके रिवाइज करता लेक्चर को यूट्यूब पे निकाल के, तो इतने हिस्से का प्रिंट आउट ले लेता, फोटो ले लेता फोन से, और फिर उसका प्रिंट लेकर नोट्स में चिपका लेता। यानी इनडायरेक्टली टीचर आपको हिंट दे रहा है एक ब्राइट बच्चे को क्या करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं बेटे, अब शाबाश, अनदर थिंग, अब इस रिफ्रैक्शन को मैं चेंज कर दूंगा, मैं डेंसर से रेयरर में भेजता हूं। बेटे उसका फिगर मैं अब बनाऊंगा नहीं, सारा बस ऐसे ही बता दूंगा। जब टीचर रेयरर से डेंसर की बजाय डेंसर से रेयरर करे, डेंसर से रेयरर, तो उसके कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इधर स्पेस बनाता हूं, इस फिगर को इरेज कर लेते हैं। क्या बता रहा है टीचर, मैं लंबा चौड़ा फिगर नहीं बनाऊंगा, बस आपको बता रहा हूं सेकंड रिफ्रैक्शन हो जाती है जब, यानी डेंसर से रेयरर में, तब कौन कौन से रूल चेंज होंगे। योर अटेंशन, ध्यान से सुन लेना। पहला रूल ऐसे ही रहेगा, दूसरा ला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, पहला पता कौन सा बेटे, ये व्हाइट पे नहीं एरो लेकर आया, ये यहां से लेकर आया, ये यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास, दोनों का टोटल 90 डिग्री रहेगा। दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी लाइट, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है उससे परे को हट जाएगी, परे दूर हट गई, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ओके, लेकिन वो भी तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 डिग्री आ गया तो वे अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को ऐसे परपेंडिकुलर, 0 डिग्री कैसे आएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी, नो रिफ्लेक्शन। अगली बात, ये सेकंड पॉइंट है, इंसिडेंट रे वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड है सेम प्लेन में होंगी, बिल्कुल सही। और तीसरी बात, यहां पर चेंज आ जाएगा बेटे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या बनेगा चेंज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, यानी डेंसर से रेयरर में, उसको क्या लिखेंगे फिर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन नोमिनेटर, इसका मतलब इसका आंसर जो है लेस देन 1। क्या इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा सर, हाँ लगेगा, हल्का सा फर्क करना है बस आपने, क्या लगाना है स्नेल्स लॉ में, चेंज क्या करना है, यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले की तरह लिखा है, लेकिन यहाँ लाइट गई थी रेयरर से डेंसर, और यहां जा रही है डेंसर से रेयरर, इसलिए इन दोनों जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा, डेंसर में रेयर, ये चेंज है। ओके, 4, और ये भी यूनिट लेस होता है। और अगली बात, ये जो फोर्थ लर्निंग पॉइंट है इसमें मेजर डिफरेंस है बेटे, यहाँ आर और डेल्टा का टोटल आई के बराबर है, वहां पर उनका प्लस मतलब, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम माइनस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर। देख लो, यहां प्लस था, यहां माइनस। कुछ बच्चे नोट ही नहीं कर रहे बेटा, पता नहीं उनको लगता है कि हमें सारी चीजें याद रहेंगी। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि 10th के ब्राइट बच्चों को ये बात समझानी पड़ रही है। कोई डाउन बच्चा हो जिसको समझ ना हो कि छोटी मोटी 7th क्लास के स्कूल के एग्जाम देने हैं, तब तो ठीक है, बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उन्होंने देखना ही नहीं आपको कौन सा आर्टिकल क्लास में कराया कौन सा नहीं, फुल सिलेबस में से पेपर आना। इस तरह से ये 4 पॉइंट वैलिड है। पांचवा पॉइंट जो है ये वाला उस रिफ्रैक्शन में नहीं लगता।
जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, चाहे कांच से वैक्यूम में ही जाए, तब भी आपने एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाना। डेंसर से रेयर में जाते हुए एब्सोल्यूट वर्ड कभी नहीं लगेगा रिफ्रैक्शन। इस तरह से मैंने दोनों रिफ्रैक्शंस का अच्छा कंपैरिजन किया। और सबसे ज्यादा मैं इसमें स्ट्रेस देना चाहूंगा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट 3 और पॉइंट, सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट निकालें, जल्दी करो, पुल आउट योर असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। अब यहां पर कंपटीशन है बॉयज वर्सेस गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपका आंसर है, ए ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर खड़ी करो, बी ऑप्शन है तो डबल, जल्दी करो। क्वेश्चन 1, बॉयज गर्ल्स, देखते हैं कौन क्या देता है। A ray of light enters from A medium to B as shown in figure. Okay. Which one of the two is denser medium with respect to other? शाबाश। ए पार्ट का क्या आंसर है? ए पार्ट, जो बच्चे कहते हैं कि सर ए पार्ट में, जो बच्चे कहते हैं सर बी मीडियम जो है ना वो डेंसर है, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं बी मीडियम रेयर है, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। शाबाश, जल्दी बताओ। जो कहते हैं बी जो है वो रेयर है। बॉयज का क्या आंसर है? गर्ल्स का तो पता लग गया। तो श्योर शॉर्ट इस क्लास में मैंने देख लिया, मैं शुरू में गर्ल्स नहीं जवाब दे सकी या बॉयज ने दिया। एक दो बच्चों गर्ल्स ने चेंज करा है, बाद में करा इधर उधर देख के, इसलिए मैं स्कोर नहीं दूंगा ऑनेस्टली। बेटे आप भूल क्यों गए? ध्यान से देखो, आप मेरे वाले फिगर से कंपेयर ना करो जो मैंने बोला। उसने क्या करा, देखो लाइट को ऐसे ले जा रहा था, ऐसे ले जा रहा था, ये नॉर्मल हो गया। अगर वो लाइट को इधर लेके जाता तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता। अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए ये रेयर मीडियम होता। लेकिन उसने लाइट को, ये नॉर्मल है, लाइट को ऐसे ले जाता जाता उसने असली रास्ता छोड़कर, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल की तरफ को झुका दिया, इधर को। तो इसका मतलब तरफ को कब झुकता है? जब डेंसर मीडियम में लाइट जाए, और फिर ये रेयर है। और नीचे वाला मीडियम उसने ए मेंशन कर रखा है, ऊपर वाला भी। तो आपको जवाब देना था फर्स्ट, इसलिए इसमें बॉयज स्कोर ले गए हैं। बी पार्ट का जवाब दो। इफ स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम ए with respect to this and in the B is this, what is the refractive index of B with respect to it? याद रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोला है उसने। बताओ क्या इसका आंसर आना चाहिए? शाबाश। कौन सी वेलोसिटी ऊपर लिखूं? लाइट की वेलोसिटी। कौन से मीडियम में नोमरेटर में लिखूं और कौन से मीडियम में डिनोमिनेटर में लिखूं? जल्दी करो बताओ। जो बच्चे कहते हैं सर नोमरेटर में ए मीडियम आएगा, नोमरेटर में, वो सिंगल फिंगर खड़ी करो। जो कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं, बी आएगा ऊपर, ऊपर वाले में, तो वो डबल फिंगर खड़ी। जल्दी करो। श्योर शॉट इस बार गर्ल्स की बहुत ही बढ़िया टीम, और बॉयज ने जवाब दिया है, सही दिया है, तो ये दोनों को मिले। लेकिन ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स गर्ल्स का था, एकदम से आया। सही है बेटे, क्योंकि टीचर ने जब एरो ऐसे लगा दिया तो टीचर ने बोला जिस मीडियम से आई है लाइट वो ऊपर लिखना है ए, जहां लाइट गई है वो नीचे, गलती ना हो जाए। शाबाश, स्कोर आपके सामने है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, जल्दी करो, कंपटीशन ऑन है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अपने आप पढ़ो, मैंने नहीं बताना।
On entering in a medium from air, the speed of the light becomes half the value of air. हाफ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन एयर लिखना चाहिए, ठीक कर लो। हाफ, अच्छा हाफ ऑफ इट्स वैल्यू लिखो, इट्स लिखा हुआ। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिरर। ध्यान से सुनो, कह रहा है लाइट जो है हवा में से किसी मीडियम में गई, ऊपर से ये बता रहा है कि मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी हवा वाली लाइट की वेलोसिटी से आधी है, ये भी दिया हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर आपसे पूछा हुआ। शाबाश, जो बच्चा इसका जवाब, जितना इसका जवाब है इस क्वेश्चन का उतनी फिंगर खड़ी कर लो। अगर किसी का आंसर आता है 5 तो 5 फिंगर्स। शाबाश शाबाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 स्टूडेंट दे सके सिर्फ क्लास में, और दोनों बॉयज फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए, दोनों का सही है। बाकी क्लास सरेंडर कर गई तो स्कोर गोज टू बॉयज। सेंट्रल लाइन 2 बॉयज, ब्लू शर्ट, येलो शर्ट, ये जो प्यारा सा बच्चा बैठा फर्स्ट बेंच पे, इसका आंसर सबसे पहले आया था येलो टी शर्ट येलो टर्पन, फर्स्ट बेंच सेंट्रल लाइन। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। इस बच्चे ने ऐसे बोला कि सर आप यही पूछना चाहते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपने बोला था लाइट मीडियम को पूछ रहे हैं, तो एयर से मीडियम में आई लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी एयर में यहाँ रखो, मीडियम में यहाँ रखो। मैंने कहा ठीक है बेटे। तो आप कहोगे सर कि अगर आप ऐसा रखना चाहते हो तो आप इस चीज को इधर ले जाओ इस क्वेश्चन में, तो एयर अपॉन मीडियम लिखोगे जब सर, तो आपका हाफ आ जाएगा। तो अच्छा, लाइट की वेलोसिटी ऑफ ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर तो आपको क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये डबल है इसके मुकाबले। ओहो, ये उल्टा दिया हुआ है, ये ऐसे लिखना था बेटा, ये ऐसे लिखना था। तो आपको क्वेश्चन के मुताबिक ऐसे हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए हो, ये मेरे लिखने में गलत हो गया था। वेलोसिटी ऑफ मीडियम एयर से हाफ है, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो एयर अपॉन मीडियम जब लिखोगे बेटे 2 इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 था और इस बच्चे ने 2 फिंगर खड़े करी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, शाबाश। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, जितनी भी आपकी ऑप्शन है उतनी फिंगर्स खड़ी कर दो। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में उसने ए ऑप्शन, इसके लिए आप एक फिंगर खड़ी कर दो, इसके लिए डबल और इसके लिए ट्रिपल। जल्दी से अपना आंसर बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है सुनो, इसका आंसर डायग्रामेटिकली आ गया बेटे। ये मेरा बच्चा कैसे बताएगा, नहीं बता सके, तो इसको हम करते हैं, मैं कराता हूं इसको। शाबाश, इसको कंपटीशन से बाहर निकालते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए मेरे बच्चों को ध्यान से सुन लो, मैं एक आर्टिकल आपको कराना पड़ेगा बेस में। सभी बच्चे हेडिंग लिखो नए पेज पे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और देखो टीचर क्या कह रहा है इसको, टीचर कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट भी नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी आर्टिकल के कॉर्नर पर ऐसे लिखा, इतनी देर से आपको पढ़ा रहा, पर इसको लिखा मैंने। जानते हो क्यों? मेरी रिटर्न में गारंटी है ये आर्टिकल जो मैं कराने लगा हूं
ये आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देके जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको थ्योरी के सिलेबस में भी रखा है और प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी रखा है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में। इसका मतलब बोर्ड ये चाहता है कि हर बच्चे को ये आर्टिकल आए ही आए। तो या ये थ्योरी में फायदा देगा या प्रैक्टिकल में, ये दोनों में। अब हम इसको समझ लें बच्चे, ठीक है। नंबर 1, ग्लास स्लैब हम रेक्टेंगुलर शेप की लेंगे। देखो ये ले ली, ऐसी होती है, देखो। और एक बात, 3 साल पहले उसने ग्लास स्लैब स्लैब की बजाय एक्रिलिक स्लैब लिख दी थी, एक्रिलिक। तो बच्चे छोड़ के आ गए, हमें तो ग्लास स्लैब कराया, एक्रिलिक कराया नहीं। भाई जो भी मैं ग्लास स्लैब में दिखाऊंगा ना, वही एक्रिलिक में, वही आइस स्लैब में, वही प्लास्टिक स्लैब में, सभी में वही है। लेकिन शर्त यह है, जिस मटेरियल की ये स्लैब बनी हो, वो मटेरियल डेंसर होना चाहिए और उसके बाहर वाला मीडियम रेयरर होना चाहिए। रेयरर, रेयरर वो होता है जिसमें लाइट ज्यादा स्पीड से निकल जाए। तब ये जो ऐसे बन जाएगा जो मैं करा रहा हूं, अगर ग्लास के बिना कोई और स्लैब भी हो। दूसरी बात, सभी बच्चों ने यह भी याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के अंदर या वैक्यूम में सी सिंबल से लिखते हैं और इसकी वैल्यू कभी नहीं भूलनी, ये फिक्स है। ये पेपर में आपको नहीं दी होगी तो भी आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इतनी होती। अब सुनो ध्यान से, अगर इस ग्लास स्लैब को मैं बिल्कुल यहां से खड़ा होकर देखूं फ्रंट से, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे दिखे। तो इसका फ्रंट व्यू मैंने ये बना दिया बच्चे, ये बना दिया मैंने फ्रंट व्यू। अब मैं आप किसी बच्चे को बोलूं कि बेटे मान लो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट था, इस सोर्स ऑफ लाइट से आप इंसिडेंट रे निकालो और मन में ये अज्यूम करो कि रास्ते में ग्लास स्लैब है ही नहीं। तो बच्चे कहते हैं सर फिर तो बहुत सिंपल है, अगर ग्लास स्लैब है ही नहीं तो पक्की बात है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के मुताबिक रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हुई। आपने पेपर में स्केल यूज करना है, हम टीचरों को तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है सालों साल पढ़ा के, इसलिए फिगर बन जाता है हमसे। आप कहोगे सर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से ऐसे निकल जाएगी लाइट। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, आपकी इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाएगी। लेकिन रियलिटी में तो क्या, ग्लास स्लैब पड़ी है रास्ते में। तो बच्चा कहता सर तो भी क्या है, आपने हमें सिखाया था ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जिस पॉइंट पे गिरे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आपने हमें बोला था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल ड्रा करो। देखो ये 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल आपने दिखा भी दिया। और आपने बोला था कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है, तो हम उसको झुका देते हैं। तो जैसे मैंने इसको झुकाया, तो कलर हम ये यूज कर लेते हैं। तो बच्चा कहेगा लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो मैं इस रास्ते से ऐसे झुका दूंगा नॉर्मल। तो ये लाइट जब डेंसर मीडियम में कांच की स्लैब के अंदर की गिर गई, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, बच्चा कहते सर अब भी क्या मुश्किल है, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, इसमें क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, यहां पर हम एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल है और नॉर्मल तभी कह सकते हैं एन एल डैश। तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल करते हैं। ये ये उधर को, असली डायरेक्शन छोड़ के उधर को, ये चलेगी। तब इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे। इस तरह से आपका क्या हो गया, रे डायग्राम
ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होगा। मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर में डाल दिया 3 मार्क्स का, ड्रा द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, आपने ये बना दिया। जानते हो पेपर में कितने नंबर दूंगा 3 में से? आई विल गिव ओनली हाफ मार्क। हालांकि ये सारा ठीक है, हाफ मार्क दूंगा 3 में से। क्यों? क्योंकि रे डायग्राम में वेल लेबलिंग जरूरी होती है। अब वो लेबलिंग देख लो क्या क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बेसिक डायग्राम ये है। 3 में से 3 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है स्मॉल टी, जिसको आपने बताना है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। और क्या बताना है आपको? आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या बताना है? एंगल ऑफ ग्लांस। और क्या बताना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या बताना है? एंगल ऑफ डेविएशन। और क्या बताना है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इन सारे एंगल्स के नाम साइड पे लिखने होंगे। अगर आपने ये नाम छोड़ दिए तो कोई डायग्राम मार्क्स नहीं मिलेगा। और एक बात, डायग्राम में एक गलती कभी ना करना, ये डॉटेड लाइन और ये इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल। और ये पैरेलल होएंगी वैसे तब अगर इधर वाला रेयरर मीडियम और इधर वाला रेयरर डैश मीडियम दोनों सेम होंगे, ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, या फिर ऊपर भी पानी नीचे भी पानी बीच में कांच। अगर ये दोनों रेयरर मीडियम सेम होंगे तो ये आपस में पैरेलल। आप अगर इतनी डायग्राम बना दोगे तब पेपर में 3 में से मिलेंगे आपको 2.5 मार्क्स। आधा नंबर क्यों कटेगा? सुन लो, इधर ध्यान सुन लो बेटे, सिलेबस में है ये, दोनों में, थ्योरी में प्रैक्टिकल में। पता नहीं क्या खिड़कियों से बाहर देखे जाते हैं। इसमें सुनो, इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी तो मार्क्स कट जाएगी। दोनों पैरेलल लाइनों में जो आपस में परपेंडिकुलर गैप होता है, परपेंडिकुलर गैप कैसे? जैसे दो पैरेलल लाइनें हैं, ये परपेंडिकुलर गैप है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर ये जो बीच में टीचर ने लाइन बनाई इसको परपेंडिकुलर गैप बोलते हैं। तो यहां पर टीचर एक परपेंडिकुलर, देखो ये लाइन इमर्जेंट रे और एक्सपेक्टेड डॉटेड पाथ, दोनों में ये टीचर ने एक लाइन मेंशन करी जो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर भी। ये जो साइड वाइज शिफ्टिंग होगी, लाइट जा तो उधर ही रही है लेकिन वहां डॉटेड पाथ से शिफ्ट होकर इधर आ गई। जितनी ये साइड वाइज शिफ्टिंग होगी, ये परपेंडिकुलर गैप बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। और इस स्मॉल डी का नाम होता है लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। और ये वर्ड आपने लेटरल बायो में तो कई बार सुना होगा, फ्रंट व्यू, लेटरल व्यू, टॉप व्यू। तो लेटरल मैंने होता है साइड वाइज शिफ्टिंग। जब आप इतना भी मेंशन कर दोगे, ये यहां से लाइनें लग गई, ये बोर्ड जरा सेंसिटिव है, हल्की सी शर्ट भी टच हो जाए तो ये कुछ ना कुछ लिख देता है। तो ये आ गया बेटे आपका फुल डायग्राम, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल की कॉपियों पे भी आपको बनाना। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का पेपर में, योर अटेंशन, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तब आपको वो बोलेगा, ध्यान से सुन लेना, वो कहेगा मैं आपको 3 चीजें देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर देता हूं, यानी कांच का विद रिस्पेक्ट टू वाटर या जो भी रेयरर मीडियम, मैं आपको थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब देता हूं, मैं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देता हूं, और मेरे को बताओ डी कितना आएगा।
यानी लेटरल शिफ्ट पूछ लेगा, फार्मूला पूछ लेगा उससे। अगर ये फार्मूला आपसे पूछ ले और ये डायग्राम भी पूछ ले तो 5 मार्क्स कवर है। अब मैं अपने बच्चों को डी निकलवाना चाहता हूं, लेटरल शिफ्ट कैसे निकालते हैं। शाबाश, सभी बच्चे अटेंटिव हो जाएं। मेरा फिगर को छोड़ के मैं सारा इरेज कर दूंगा और आपको ये डी की वैल्यू निकालना चाहूंगा अभी इसी वक्त। लंबा काम है, थोड़ा सा ध्यान रहे। वैसे मैं स्पीड से करने की कोशिश करूँ। लो बेटे, आई एम गोइंग टू मेक दी स्पेस। और ये स्कोर याद रखेंगे, बॉयज के 3, गर्ल्स ने भी यहाँ दे ही दिया था जवाब। तो 3/2, इसको जब भी हम शुरू करेंगे तो यही से करेंगे। ये मैंने स्पेस बना दी, ये बना ली स्पेस बेटे। एक्स्ट्रा मटेरियल साफ कर देते हैं सारा। ये स्पेस बना दी टीचर ने और डी को बोल दिया लेटरल शिफ्ट। और इस लेटरल शिफ्ट का फार्मूला टीचर अपने बच्चे को बताने लगे हैं। लो, फिगर हमने रख लिया। बेटे प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश है। मेरे से रिपीट नहीं कराओगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगे। पहली बात, टीचर कहता है अच्छा ये थोड़ी सी लाइनें एक्स्ट्रा होगी, इसको भी थोड़ा सेट करिए। ये हो गया डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये नॉर्मल आ रहा है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना। अब ध्यान से सुनो बेटे, इस फिगर में ग्लास स्लैब के अंदर अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रखी। हाँ जी सर पता है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। तो मैंने कहा इन दोनों को अलग अलग से बना देते हैं। लो, पहले इधर वाली बनाता हूं। ये होगी हमारी ग्रीन वर्टिकल लाइन, ये होगी हमारी व्हाइट लाइन, और ये होगी ये वाली ट्रायंगल मैंने इधर बना दिया। व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना दिया, और ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बना दिया, और ये 90 डिग्री में एंगल बना दिया। 90 के अपोजिट सभी बच्चों को पता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज। गॉट इट। अब एक ये डबल एरो वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं इधर बना दे। ये मैंने येलो लाइन बना दी, जिस ये येलो और व्हाइट मिक्स है जो, और ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी बेटे, और ये पीली वाली लेटरल शिफ्ट बना दी। इसको मेंशन कर दिया डी, इसको मेंशन कर दिया डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये वाला वही हाइपोटेन्यूज है एच। गौर से देखने वाली बात है कि टीचर जिस 90 डिग्री एंगल को शेडेड कर रहा है उसके सामने भी वही हाइपोटेन्यूज पड़ता है, ये वाला एच, जो इस शेडेड 90 डिग्री के सामने पड़ता है। दोनों 90 डिग्री के सामने सेम हाइपोटेन्यूज पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों राइट एंगल ट्रायंगलों का हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हैं। H इज इक्वल टू एच, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है, कॉमन। हम इस हाइपोटेन्यूज की 2 वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्रायंगलों से, इधर से उधर से, और आपस में इक्वेट कर देंगे। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, टीचर इधर निकालने लगा, यहां पर टीचर कॉस कोसाइन ऑफ द आर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल रहा है। कॉस क्या होता है बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा होता है, बहुत से बच्चे को गलती होती है 10th क्लास के ब्राइट बच्चों को भी, कि बेस वो होता है जो लेटी हुई लाइन है। गलत गलत गलत। बेस वो होता है जो 90 डिग्री के एंगल से भी टच कर रही हो और हमारे कंसर्न्ड एंगल से भी टच करती हुई हो लाइन, ये बेस है। ये टी, थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब की थिकनेस, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज एक्चुअली। तो बच्चा बोलेगा सर एच आपका इतना आ गया, टी अपॉन कॉस आर। कैसे, क्रॉस पोजीशनिंग करके एच निकाल लिया। उम्मीद है पहला एच समझ आ गया।
इस ट्रायंगल में भी मैं एच निकालूंगा, लेकिन यहां पर साइन ऑफ डेल्टा निकालूंगा, साइन ऑफ डेल्टा। साइन ऑफ डेल्टा कैसे निकालेंगे सर? आपने ही सिखाया था मैंने, या मैथ के सर ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो हमारे कंसर्न एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है, डी। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट होती है, ये 90 पड़ा है, ये देखो शेडेड एंगल 90, ये एच आ गया। तो यहां से भी मैं एच निकालूंगा क्रॉस पोजीशन करके, डी अपॉन साइन डेल्टा। अब टीचर ने बोला था कि ये एच और ये एच इस फार्मूले की वजह से इक्वेट करने पड़ेंगे, और टीचर इक्वेट करने भी लगा। ये देखो उठाने लगा हूं, टी बेटे इधर से उठाया, एच इधर इधर से, डी अपॉन साइन डेल्टा, इधर से उठाया टी अपॉन कॉस है। इस साइन डेल्टा को ऊपर ले जाओ, तो d इज इक्वल टू टी, और साइन डेल्टा अंदर गया, साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर। सीबीएसई 2022 या 21 पेपर में आ चुका है। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। अब बच्चा कहेगा सर टी हमें गिवन है, पुट कर देंगे इस फार्मूले का, लेकिन ना तो हमारे पास डेल्टा है ना आर है, अब क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा वेट 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 वेट, अगर ये न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ गया, ना आपके पास डेल्टा है ना आर है, क्योंकि टीचर ने तो दिया था म्यू, दिया था गिवन, टी दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तीन चीजें गिवन दी थी। तो मैंने कहा बेटे टी तो पुट कर ही सकते हो, हाँ जी सर वो कर सकते हैं, थिकनेस। और बताता हूं, मैं कहूंगा बेटे डेल्टा देखो इधर, क्या डेल्टा में आर ऐड कर दो तो आई के बराबर आ जाएगा? हाँ जी सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे ना, इसलिए आ जाएगा, यानी आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई। तो मैंने कहा बेटे डेल्टा को आई माइनस आर पुट कर देना, इसको इधर लेके। हाँ जी सर कर देंगे, लेकिन सर आर तो हमारे पास है नहीं, आई तो दिया हुआ है आपने, आई पुट कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा ओके। अब आर की प्रॉब्लम रहेगी ना? हाँ जी सर आर की प्रॉब्लम आ, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, स्नेल्स लॉ के मुताबिक साइन आई अपॉन साइन आर होता है सर। तो बन गई बात, फिर आई को यहां पुट कर दो, म्यू को यहां पुट कर दो, यहां से आप आर निकाल लो, आर निकाल के यहां पुट कर दो, डेल्टा आ जाएगा उधर को। यानी कि ये पुराने फार्मूले एक और ये दूसरा काम आ सकते हैं, जबकि असली फार्मूला हमने ये ड्राइव क्या करा टीचर ने, पूरी डायग्राम में कॉमन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, आर वाली राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस का फायदा लिया, और डेल्टा वाली राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का फायदा लिया, और दोनों में एच को इक्वेट कर दिया क्योंकि सेम ही हाइपोटेन्यूज था। ये बोलो जिन बच्चों को ये समझ आ गया फार्मूला, फीडबैक देनी है, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैव अंडरस्टूड। सुस्त बच्चा प्लीज क्लास में ना बैठे, जिनको नहीं है, जो इतना भी इज्जत नहीं दे सकते, एकदम से क्लास से बाहर चले जाओ, एकदम से। मैं अपने आप ही प्रिंसिपल मैम से बात कर लूँ, जो इतनी भी इज्जत नहीं दे सकते कि फीडबैक ही दे सके, एकदम से बाहर आ जाओ खुद ही। शाबाश डाउन। अब सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की कसम, अगर कोई झूठ बोले, जिनको इसमें हल्का सा कहीं डाउट रह गया, वो हाथ खड़ा करें, कसम है, क्योंकि मेरे को पता है ये पेपर में आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करना है, कसम दिया टीचर ने। गुड, दो बच्चे पकड़े, डाउन डाउन डाउन, तीन तीन। इसका मतलब है एक एक्सप्लेनेशन और मांगते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, जल्दी से बताता हूं, फिर से सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी डायग्राम है, डायग्राम को एक लूप में बंद कर देते हैं, ताकि कंफ्यूजन का चांसेस खत्म हो जाए। ये लो डायग्राम को हमने एक लूप में बंद कर दिया, ताकि कंफ्यूजन कर,
गॉट इट। अब इस डायग्राम में जिस लाइन के ऊपर टीचर मार्कर लगा रहे हैं, मार्कर, वो हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज। कैसे सर? क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, उसके सामने पड़ता है, और इस टेढ़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि डी जो होता है परपेंडिकुलर गैप होता है, तो 90 बनाना ही पड़ेगा। तो 90 के सामने फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं, तो ये इसीलिए टीचर ने एच लिख दिया ये, और ये कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। टीचर ने क्या करा, सिंगल एरो वाली ट्रायंगल को उठा के ये बढ़ दिया, और डबल एरो वाली राइट एंगल ट्रायंगल को उठा के ये बना दिया, अलग अलग बना दिए, ताकि बच्चे को क्लैरिटी ज्यादा हो। दोनों हाइपोटेन्यूज कॉमन होने की वजह से इक्वेट करे जा सकते हैं। आप कैसे इक्वेट करेंगे? पहले इस वर्टिकल राइट एंगल ट्रायंगल जो बिल्कुल सीधी खड़ी है उसमें मैं आ गया, और इस चीज को टी क्यों पुट कर दिया टीचर ने? ये देखो, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब हमें दे रखी है टी, तो मैंने इधर भी मेंशन कर, और ये हाइपोटेन्यूज को एच, देखो ये एच मेंशन कर दिया, ये आर है बेटे। यहां से ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ये मत पूछना कि कॉस आर कैसे होता है, क्योंकि ये मैथ के टीचर का काम है, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। तो मैं एच को ऊपर ले गया, कॉस आर को नीचे ले गया, ये निकाल लिया। इधर आ जाओ, यहां से साइन डेल्टा निकाल लेंगे। कैसे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो डेल्टा से सामने हो, और कौन? हाइपोटेन्यूज। एच को इधर चला गया, साइन डेल्टा नीचे आ गया, ये आ गया। तो इस फार्मूले में एच निकाल लिया, इस फार्मूले में एच निकाल दिया, इनको एक दूसरे के सामने रख दिया। ये देखो, सेंटर में एच लिख दिया, इस फार्मूले को यहां रख दिया, और ये जो फार्मूला ये वाला, ये येलो कलर वाला, ये मैंने यहां रख दी। दिख रहा है? और बड़े दुख की बात है, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा करा था ना, नहीं समझ आया, वो ऊपर देख ही नहीं रहे। बड़े कितने दुख की बात है, जो हाथ तो खड़ा कर दिया उन्होंने कसम खा के, बहुत अच्छी बात। भाई ऊपर देखोगे तभी तो समझ आएगा, वरना मैंने दोबारा कसम देनी है आपको अभी अभी। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। अब एच को बीच में से निकाल दिया, इस साइन डेल्टा को यहां से उठा के यहां ले गए। देखो साइन डेल्टा टी अपॉन कॉस आर पड़ा ही पड़ा, ये फार्मूला आ गया। जिनको यहां तक समझ आ गया उनको डेरिवेशन समझ आ गई बेसिकली। दूसरी बात तो छोटी मोटी बातें हैं, बाकी सर ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है ना, आई और ये बराबर है, लेकिन इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट करने के लिए नीचे वाले एंगल में आर और डेल्टा को ऐड करना पड़ेगा। तो आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई, तो मेरे को तो डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ। तो आप कहोगे सर आई, आर को उधर ले जाओ, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, यानी डेल्टा की प्रॉब्लम भी खत्म। डेल्टा आते ही साइन निकाल लेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर मैं यहाँ कॉस आर कैसे पुट करूंगा? मैंने कहा बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले से साइन आर तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि आई भी पता है और डेल्टा, ये म्यू भी पता है, गिवन है। सर लेकिन फिर भी साइन आर आएगा, मेरे को तो कॉस आर चाहिए। तो मैं कहूंगा बहुत सिंपल, ये तो पता ही है मैथ का आपको, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर, मैथ का पॉपुलर फार्मूला, इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे याद करते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन आर की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देना, वहां से निकालना कॉस आर, फिर यहां पुट कर। अब बताओ, जिन बच्चों को फिर से कसम देने लगाऊं, एक बार देख लो, जिन बच्चों को ये समझ आ गया, अब प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। समझ आने वाले को बोल रहा हूं, मैं उल्टा पूछा याद रहे। ओके डाउन। अब मैं उल्टा पूछने लगा हूं, जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड खड़ा करें। थैंक गॉड, शुक्र है रब्बा, समझ आ गया इनको। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना बच्चे, ठीक है। अब हम चलते हैं वापिस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ध्यान से सुन लो।
अगर बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और अंदर वाले का n2 है और ये फिर से n1, और अगर तो वो, ध्यान से सुन लो, n1 किसका है? बाहर वाले का, n2 अंदर वाले का, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम, तो कैसे बनेगा? और अगर ये दोनों बराबर है तो रे डायग्राम कैसे बनेगी? और अगर ये अपोजिट है, मैं तीनों बना के दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला केस हम कह रहे हैं जब ये n1 इक्वल टू n2 कह रहा हूं, इक्वल ले रहा हूं पहले, यानी कि योर अटेंशन, जैसे ये पानी हो और ये जमी हुई बर्फ हो, दोनों सेम ही हो गए, दोनों में सेम मटेरियल आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में लाइट की वेलोसिटी सेम होगी। तो जब मीडियम ही सेम हो गया, लाइट की वेलोसिटी सेम होगी, ना कोई रेयरर बना ना कोई डेंसर बना, तो लाइट जैसे थ्रो करेंगे ओरिजिनली वैसे ही निकल जाएगी। पहले केस में ये डायग्राम बना, ओके। अब यहां पर हम कहते हैं n2 ग्रेटर देन n1, जो हमने अभी अभी कांच की स्लैब वाला बना था, जैसे इसको ग्लास कह दो, इसको एयर कह दो, इसको एयर कह दो, तब तो आपको पता ही है हमने कैसे ड्रा करी, अभी अभी ड्रा करी। पहले ऐसे गई लाइट, फिर वो ऐसे आ गई थी, फिर इस लाइन के पैरेलल कर देनी आपने ऊपर वाली के, ऐसे निकाल दी, ये तब है। और तीसरी डायग्राम, जब ऊपर डेंसर और नीचे रेयर, n1 ग्रेटर देन n2। इसकी एग्जांपल सुन लो, इसकी एग्जांपल ध्यान से सुन लो, ये एग्जांपल होगी पिघला हुआ कांच, पिघला हुआ कांच और बीच में बर्फ, बीच में बर्फ। उधर क्या था, इसकी एग्जांपल क्या थी? पानी, ग्लास, पानी, या एयर भी लगा सकते हो, पानी की जगह एयर कर दो, दोनों जगह। अब इसमें अंदर वाला रेयर मीडियम है, ये देखो म्यू इसका लेसर है, ओके। इसमें रे ऑफ लाइट देख लो कैसे बनेगी, ये सबसे अलग है। इसमें देखो ये लाइट आई बेटे मेरी, ये मैंने लाइट आई, ये डेंसर से रेयर में गई, डेंसर में रेयर में जाते ही अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी ऐसे, और रेयर से डेंसर में जाते ही टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, इसके पैरेलल ऐसे बन। देख लो तीनों डायग्राम्स, तीनों डायग्राम्स, और जिन दो लाइनों पर टीचर टिक कर रहा है वो आपस में पैरेलल बनानी है, जिनमें डबल टिक कर रहा है उनको आपस में पैरेलल बनाना, पेपर में स्केल यूज करते हुए प्रॉपर, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो बच्चे, जल्दी से पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन। सुन लो, कह रहे ध्यान से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 2.42 लिख रखा है। सभी बच्चे इस वैल्यू को याद भी कर ले, ये बिल्कुल असली वैल्यू है, लिख लेना, पेपर में पूछ लेते हैं। और ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा किसी भी मीडियम का नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू एयर। और याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों मीडियम कौन कौन से हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो कोई बच्चा बोले सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मीडियम की ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कहता है मैंने ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पेपर में पूछता है मैंने ये ऐसे दिया, इसका मतलब क्या? सुनो, हम क्या से कैसे जवाब देंगे, हम कहेंगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये तो तुम्हें पता है ना,
अगर डायमंड की विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो लाइट एयर से डायमंड में गई, वो कहेगा ठीक है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड में, ऐसे लिखना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, बिल्कुल सही। अगला स्टेप हम कहेंगे एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी को हम सी सिंबल से लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसको और इसको दोनों को आपस में क्रॉस पोजीशनिंग कर लेते हैं। दोनों को क्रॉस पोजीशनिंग करी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कितनी होगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जब लाइट डायमंड में से गुजरेगी तो इतनी वेलोसिटी होगी, चाहे वो सफेद कलर की लाइट हो या किसी भी कलर की लाइट हो, तो लाइट डायमंड में इस वेलोसिटी से गुजरे। हम कहेंगे इस सारी स्टेटमेंट का अगर तुम इतना जवाब देते हो सिर्फ, हम उसका इतना मीनिंग निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। फर्स्ट 3 बच्चे मेरी क्लास से बाहर चले जाए, बच गए। अगर 2 मिनट में हमारा हाथ ना खड़ा करते मैंने नहीं बिठाना। ओके डाउन। सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड का हमें दे रखा है। लो भाई, ग्लास का दिया है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ना बोला हो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू एयर ही बोल रहा है। 1.5 और पानी का कह रहा है 1.33 और कार्बन डाइसल्फाइड का कह रहा है 1.62। और मैं ये बताना चाहूंगा ये इनकी ओरिजिनल वैल्यूज ही हैं। कोई बच्चा इनको याद करना चाहे तो कर सकता है। इसको हम ऐसे याद करते हैं 3/2, इसको ऐसे याद करते हैं 4/3। अगर कोई याद करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। अब आगे सुनो, कहता इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दिस मीडियम एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस देन राइट द 3 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लो भाई ध्यान से सुनना बच्चे, लाइट को आपने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से थ्रो करना है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I = थीटा, और इधर रेयर मीडियम इधर डेंसर है और हवा में से फेंकना है लाइट को। ये डेंसर मीडियम कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है। कहता है यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा ना, यहां पर इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, किसमें सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी एयर बोले ना एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपने मन में सोच लेना वो 1 होता है, होता भी 1 नहीं है वैसे। ओके, अब दूसरा पॉइंट, जिस किसी की इस 1 से ये वैल्यू का ज्यादा डिफरेंस होगा उसका आर उतना ही छोटा होगा। क्यों? आर के छोटे होने का मतलब है डेल्टा का बड़ा होना। डेल्टा बड़ा होएगा तो आर छोटा होएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल तो थीटा के बराबर ही है और थीटा उसने फिक्स कर रखा है। जितना डेल्टा बड़ा होता है उतनी रिफ्रैक्शन बड़ी होती है। और याद रखना डेल्टा उतना ही बड़ा होता है, डेल्टा उतना ही बड़ा होगा जितना इस 1 में और इन इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा होगा। डिफरेंस
तो फर्स्ट केस में डिफरेंस कितना है 1.5 का, सेकंड केस में कितना डिफरेंस है 0.33 का, थर्ड केस में कितना डिफरेंस है 0.62 का। तो जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां डेल्टा ज्यादा होगा और आर कम आएगा। इसका मतलब आर जो मिनिमम है, मिनिमम वो वहां होएगा जहां ये डिफरेंस ज्यादा है, यानी आर मिनिमम होएगा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, फिर यहां आ जाओ, सेकंड नंबर पे आर मिनिमम कितना होएगा, किस में होएगा, कांच में होएगा, सेकंड में कांच में होगा, और सबसे ज्यादा आर किस में होएगा बेटे, पानी में होगा। तो हमें उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को बोला है, तो ये सबसे ज्यादा है, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लो कैसे कहा टीचर, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपने 1 लिख लिया। फिर जो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं सारे के सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, क्योंकि एयर के साथ हैं, आपने उनका कंपैरिजन इस 1 से करना। जिधर ये डिफरेंस निकालो 1 और 1.5 का डिफरेंस कितना है 0.5, और ये 1 और 1.33 का डिफरेंस कितना हो गया, फिर ये नीचे इतना आ गया। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, सीधी बात याद रखना, जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड। जिनको नहीं समझ आया ना नीचे रखना हाथ, जिनको आ गया डाउन ऊपर, ठीक है शाबाश। ये था हमारा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पार्ट। कांच के अंदर और पानी के अंदर लाइट की वेलोसिटी दे रखी, ये आप बताओ बेटे। शाबाश, ये बहुत अच्छा, आप बता सकते हो। कांच के अंदर लाइट की वेलोसिटी दे रखी है और पानी के अंदर भी दे रखी है लाइट की वेलोसिटी। कांच में कितनी दे रखी है 2 × 10⁸ और पानी में 2.25। बेटे मेरे को सोच के बताओ, पानी और कांच में कौन सा डेंसर मीडियम हो गया, कौन सा रेयरर हो गया। क्या बताया था रेयरर की डेफिनेशन, रेयरर वर्ड जो है ना इंग्लिश का, रेयरर वर्ड, रेयरर का वर्ड रेयर से बना है। रेयर का मतलब कहीं कहीं पर, दूर दूर। तो जब पार्टिकल कहीं कहीं दूर दूर होंगे तो लाइट तेजी से निकल पाएगी। तो रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, रेयरर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा। ओके, तो इन दोनों में से रेयरर कौन सा हुआ बेटे, कौन सा रेयरर हुआ, बोल ही नहीं रहे। कौन सा रेयरर मीडियम हुआ दोनों में, भाई अगर जवाब ना दिया ना ये पड़ा मार कर। मैं इतनी एनर्जी लगा के सिर्फ बच्चा ये भी ना बता सके कि रेयरर है, ये पड़ा मार। जवाब दे दो तो आगे बढ़ेंगे। दोनों में से कांच और पानी में कौन सा रेयरर है, हाँ तो अब कैसे आ गई आवाज, तो वाटर रेयरर मीडियम होगा। बेटे रिस्पेक्ट करा करो टीचर की है। हाँ, और इसका कारण जो रिस्पेक्ट कम होगी ना टीचर, सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है बीच कहीं ना कहीं। जब हम पढ़ते थे आपकी उम्र में 60 में से 1 या 2 बच्चे प्रेजेंट ना हो, ऐसा कभी कभी होता था पूरे महीने में, कभी कभी। आप देख लो आपका क्या हाल है, जब दिल करता स्कूल आते और नहीं आते। चलो, इसका बी पार्ट, बी पार्ट तो रे डायग्राम ही आप खुद बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। याद रहे बॉयज जीत रहे हैं एक स्कोर से गर्ल्स के मुकाबले। जल्दी से बताओ
फोर्थ में क्या आंसर आएगा? शाबाश। आप कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का ना, नहीं कौन सा पहले वाला, पानी का दे रखा है हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर, और सर वो 4/3 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि लाइट एयर से पानी में गई है तो लाइट की वेलोसिटी एयर वाले ऊपर रखेंगे, लाइट की वेलोसिटी पानी में नीचे रखेंगे। तो सर आपको ये तो पता ही है 3 × 10⁸ होता है, लेकिन पेपर में ये गिवन नहीं है सी। आपको तो पानी वाली वेलोसिटी गिवन है पेपर में, पानी वाली वेलोसिटी। अच्छा तो कांच दो दे रखे हैं, कांच के अंदर दे रखी है इसने 2 × 10, तो दूसरा भी लिख लेते हैं हम, लो वो भी बना लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास का कितना दे रखा है बेटे 3/2, उसका क्या आएगा आंसर, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपको ये वाली वेलोसिटी दे रखी है, ये वाली कितनी दे रखी है, 2 × 10⁵ लिख रखा है, इसको 8 करो, जल्दी करो, सही करो ना मेरे को, 2 × 10⁸ ये कर दिया। यहां से सी निकाल लो, कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाओ, तो सी कितना हो गया बच्चे, 3/2 इंटू 2 × 10⁸, तो सी कितना आ गया, ओरिजिनल वैल्यू आ गई देखो, जो टीचर लिखने लगा था यहाँ पर, तो ये लिख दो एज इट इज। तो लाइट की वेलोसिटी पानी में निकाल लेंगे, देखो यहां से पुट करके यहाँ पुट कर दी टीचर। तो पानी में कैसे निकालेंगे बेटे, वेरी सिंपल, ये पढ़िए, आप कहोगे सर इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले, तो आप कहोगे सर 3 आपका ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, और 3 × 10⁸ पहले ही बड़ा था, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी आ गई, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 9/4 जो भी बनेगा सॉल्व कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपका ये निकला 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये लाइट की वेलोसिटी निकली है अपनी पानी में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सिर्फ म्यू की डेफिनेशन को आपने बार बार यूज करना है, म्यू की डेफिनेशन, ये बॉक्स को ध्यान से देखो। अब आखिर में ये पांचवा क्वेश्चन आपने लेट, ये मैं करा दिया पहले ही क्लास लैब वाला। आखिर में मैं सिर्फ 2-4 एडवांस पॉइंट बताने हैं आपको, उसके बाद लेक्चर ओवर, ध्यान से सुन लेना, लेक्चर ओवर है, एडवांस पॉइंट्स 2-4। नंबर 1, अगर रेयरर और डेंसर मीडियम को मैं आपस में चेंज ना करूं, मतलब 2 बार एक्सपेरिमेंट करूं, दोनों एक्सपेरिमेंट, रेयरर और डेंसर लाइट फेंक दूं इधर से ऐसे, फिर मैं करूं डेंसर से रेयरर में लाइट, ऐसे लाइट फेंक दूं, और यहां पर D', R', और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में R' के बराबर ही रखूं सेम, और D' के बराबर रखूं, आप कह सकते हो सर यहां भी पानी कांच और यहां भी कांच पानी, ठीक है। अगर ऐसा हो, इफ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ सो देन एडवांस पॉइंट 1, refractive index of denser medium with respect to rarer is equal to 1 upon refractive index of rarer with respect to denser। ये फार्मूला याद कर लो, जल्दी से, जल्दी से लिख लो इसको, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। भाई नोट कर लो, कके नोट कर लो, 2023। एक और एडवांस पॉइंट नोट करो, शाबाश, और एडवांस पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपके पास 3-4 मीडियम है, एक मीडियम, 2, 3, 4, 5, और ये सारे अलग अलग है,
भाई लास्ट पॉइंट है, गर्ल्स खिड़की से बाहर मत देखो, इधर देखो, नहीं तो बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ना उधर टाइम निकल रहा होगा, 3 घंटे बाहर ही देखोगे, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, कहीं 1 साल और ना लगाना पड़ जाए 10th में, वहां सोचना ये बात, यहाँ मत, यहाँ पढ़ो। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 विद रिस्पेक्ट टू 1 आपसे पूछा हो और इसका म्यू दे दिया हो दोनों का, इनका भी दे दिया हो, इनका भी दे दिया हो, इनका भी दे दिया हो, तो ध्यान से सुन लो, 1 और 5 का पूछ लिया हो तो आपने काउंट कर लेने हैं कितने मीडियम है, कितने हैं, 5। आपने 4 बार यहाँ म्यू लिख लेना, 4 बार, और यहाँ इक्वल, और यहाँ 5, यहाँ 1। 1 किसके साथ टच कर रहा है, 2 के साथ, ऐसे लिख दो। 2 किसके साथ टच कर रहा है, लाइट इधर जा रही है ऐसे, तब 2, 3, 4, 5, और ये जो चारों बार मैंने म्यू लिखे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, नोट कर लो। इस फार्मूले को बोलते हैं, शाबाश, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रिंसिपल ऑफ 2019 में, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, लिख लो क्या, लिख लो, गलती मत करना कि किताबों में मिल जाएगा, कोई भी किताब कंप्लीट नहीं होती, कोई भी किताब को इतना नहीं पता होता जितना एक टीचर को पता होता है, क्योंकि टीचर ने 10-10, 12-12, 15-15 किताबें पढ़ी होती और आपने एक भी नहीं पढ़ी होती पूरी। नोट कर लो इसको, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। और आपको मैं पीरियड एंड करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, आप बच्चे देख लेना, फाइनल एग्जाम में परसेंटेज नोट कर लेना। मैं एक बात बताता हूं आपको, जो सबसे लास्ट इधर वाली लाइन है, जो दीवार के साथ वाली लाइन है जिसमें गर्ल्स ज्यादा बैठी हैं, इनमें से फर्स्ट 3 बच्चों ने कुछ भी नोट नहीं करा, ये वाला देख लेना इनकी परसेंटेज फाइनल एग्जाम में। अगली बात, इसी लाइन में लास्ट के 2 बच्चे अभी नोट करने लगे हैं, और जो बॉयज वाली लाइन है दीवार के साथ, उसमें पहले 4 बच्चे बहुत कम नोट करते हैं, इनकी शक्लें देख लो और टीचर की प्रेडिक्शन देख लेना, इनकी परसेंटेज देख लेना। आज जो सबसे बढ़िया बच्चे पढ़े हैं वो सेंट्रल लाइन के बच्चे पढ़े हैं, और उनमें से भी जो पहले 9 बच्चे हैं और आखिर के 2 बच्चे बैठे हैं, पहले 9 बच्चे सेंट्रल लाइन में और आखिर के 2 बच्चे, ये बच्चे बहुत ध्यान से पढ़े आज। तो इन 11 बच्चों को मेरी शाबाश है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। थैंक यू, बाय बाय, आज का लेक्चर ओवर कर।